तो चलिए अब जरा ध्यान देंगे। बातचीत बंद। देखो, कल अपन ने बात करी थी कि ह्यूमन बॉडी में मेनली जो मूवमेंट होते हैं वो कितने टाइप के हैं? 3। पर अपन ने कहा ओवरऑल जो है 3 से ज्यादा थे, यानी कि 4 थे। सबसे पहला अपन ने कहा अमीबॉइड मूवमेंट किसके थ्रू होता है? सीडोपोडिया। सीडोपोडिया फॉर्मेशन में रोल किसका था? माइक्रोट्यूब्यूल की फिलामेंट? रोल किसका है? माइक्रोफिलामेंट। एनसीईआरटी ने 2 एग्जांपल कौन कौन से दिए? ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज। पहला एग्जांपल, दूसरा ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, और मैक्रोफेज का काम क्या था? फैगोसाइटोसिस। फिर हमने कहा सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट कौन से ऑर्गन के अंदर पाया जा रहा था? हॉलो ट्यूबुलर ऑर्गन। किसके अंदर? हॉलो ट्यूबुलर ऑर्गन। पहला एग्जांपल एनसीईआरटी ने क्या लिया? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहां पे जो सिलिया हैं ये किसको बाहर मूव कराते हैं? म्यूकस। और म्यूकस के साथ बाहर कौन जाएगा? डस्ट पार्टिकल। साथ में हमने कहा कि अगला ये पाया जाता है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट पर। फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट पर इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम। ओवम फेलोपियन ट्यूब में जब मूव करेगा तो अपन ने कहा फेलोपियन ट्यूब में पहले पार्ट को अपन क्या कहते हैं? इन्फंडिबुलम। फिर उसके बाद एम्पुला, देन इस्थमस। तो अब ये इन्फंडिबुलम, फिर एम्पुला, और फिर इसके बाद कहां पहुंच जाता है? इस्थमस पर। क्या ओवम मोटाइल है? क्या स्टेशनरी है? ना तो मोटाइल होता है ना ही स्टेशनरी है। फिर अपन ने कहा तीसरे टाइप का होता है मस्कुलर मूवमेंट। हमारे अंदर ज्यादातर मूवमेंट मस्कुलर हैं, चाहे हम ब्रीदिंग की बात करें या एलिमेंट्री कैनाल में फूड की पेरिस्टाल्सिस की बात करें, तो ये ज्यादातर मूवमेंट कैसे होते हैं? मस्कुलर। फोर्थ टाइप और एक जो बताया एनसीईआरटी ने वो था फ्लैजिलर। फ्लैजिलर में कहा कि मूवमेंट किससे होगा? फ्लैजिला के थ्रू। फ्लैजिलर मूवमेंट में एनसीईआरटी ने ह्यूमन बॉडी में एग्जांपल लिया स्पर्म। एनिमल किंगडम के अंदर एग्जांपल क्या लिया? कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम कौन से फाइलम के अंदर? पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में जो कैनाल सिस्टम था वहां अपन ने कहा था कि वहां कॉलर सेल पाई जाती है या कोएनोसाइट, जो कि वाटर का फ्लो कराती है। अब बेटा इसके बाद अपने को बात करनी है मसल्स के बारे में। तो आप देखें मसल्स के बारे में एनसीईआरटी क्या क्या बातें कहती है। तो मसल्स के बारे में सबसे पहले कहा कि मसल्स का ओरिजिन कैसा है? मीसोडर्मल। सबसे पहली बात कही, अंडरलाइन करेंगे, क्या कहा है कि ओरिजिन कैसा है बेटा? मीसोडर्मल ओरिजिन है। मीसोडर्मल ओरिजिन का मतलब हुआ कि मसल कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट होती है? मीसोडर्म। फिर अगला कहा कि मसल्स बनाती हैं ऑलमोस्ट 40 टू 50% ऑफ बॉडी वेट। तो मसल्स बॉडी वेट का कितने परसेंट बनाएगा? 40 से 50% कौन बनाता है? मसल। ध्यान दें, अगर कोई टिश्यू 40 से 50% बना रहा है तो क्या इस टिश्यू से ज्यादा अब और कुछ हो सकता है? हमारी बॉडी में टोटल टिश्यू 4 तरीके के, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। इनमें से अकेले आपने मस्कुलर के बारे में कहा कि ये 40 से 50% बनाता है, तो क्या अब इससे ज्यादा कोई हो सकता है? नहीं। यानी कि वेट वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन होता है? मस्कुलर टिश्यू। पेज नंबर 103 पे आएंगे। पेज नंबर 103 पे आए। क्या यहां पे एनसीईआरटी ने लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिखा है कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या लिखा है? मोस्ट अबंडेंट। एरियोलर के बारे में यहीं पर पढ़िएगा 104 पर। एनसीईआरटी कहती है कि एरियोलर टिश्यू इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी। मिला? एरियोलर मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक मिनट, तो मैं कहीं लाइन, देखो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कहा है कि मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और फिर इसके बाद
एक मिनट, नहीं नहीं, चलो अभी अपन इतना रखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में अपने को इतनी लाइन मिली कि कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अबंडेंट। अब जरा बात समझना, अगर मेरे पास 1 किलोग्राम थर्माकोल हो, थर्माकोल अपन जानते हैं, और 1 किलोग्राम आयरन हो, दोनों में वेट इनका बराबर या कम ज्यादा? वॉल्यूम वाइज ज्यादा कौन होगा, आयरन या थर्माकोल? कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू में बेटा सेल्स के बीच में स्पेसेस पाए जाते हैं। सेल्स के बीच में क्या मौजूद है, स्पेसेस। स्पेसेस होने की वजह से कनेक्टिव टिश्यू का साइज कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा, जबकि इसका वेट कंपैरेटिवली रहेगा कम। जबकि वहीं मस्कुलर टिश्यू में, क्योंकि पूरी मसल्स के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती है, तो प्रोटीन पाए जाने की वजह से मसल का वेट कंपैरेटिवली क्या रहेगा, ज्यादा। तो अब देखो दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है विच इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, बोलो आंसर क्या करेंगे, कनेक्टिव। जब भी अगर कहा जाएगा कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, तो आंसर क्या जाएगा, कनेक्टिव। जब भी अगर कहा जाए कि विच टिश्यू फॉर्म द मैक्सिमम पार्ट ऑफ बॉडी वेट, तो बॉडी वेट का सबसे ज्यादा कौन बनाएगा? अगर वेट वाइज क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज्यादा कौन, मस्कुलर टिश्यू। अगर वॉल्यूम वाइज अबंडेंस वाइज बात की तो ज्यादा कौन, कनेक्टिव टिश्यू। वॉल्यूम वाइज ज्यादा कौन, वेट वाइज मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में कहा कि ओरिजिन मेसोडर्मल है और बॉडी वेट का लगभग कितना बनाएगा, 40 से 50% ये बनाता है। अब ये जो 40 से 50% बना रहा है, इसके बाद आपको मसल्स के बारे में 4 प्रॉपर्टीज दी हैं कि मस्कुलर टिश्यू की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये जो 4 प्रॉपर्टीज दी हैं, इनके बारे में आप देखिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको दी है एक्साइटेबिलिटी। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि मसल एक्साइटेबल टिश्यू है। अगर आप इसे सिग्नल देंगे तो ये अपना काम करना शुरू करेगा। कोरिलेट कीजिएगा, ईसीजी जब आपने पढ़ा उस समय जब एट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ, तो क्या इसकी वजह से एट्रिया का सिस्टोल हुआ था? सिस्टोल का मतलब है मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मसल ने अपना काम किया। क्यूआरएस वेव ने इंडिकेट किया था डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और इसकी वजह से आपने कहा था वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट जस्ट आफ्टर क्यू वेव। तो क्यू वेव के जस्ट बाद स्टार्ट क्या हो रहा था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो क्या वेंट्रिकल को स्टिमुलस देने पर या वेंट्रिकल को डीपोलराइज करने पर वेंट्रिकल ने अपना काम करना शुरू किया? यस। तो यानी कि हम कह सकते हैं ना कि मसल एक्साइटेबल टिश्यू है। एक्साइटेबल का मतलब हुआ, जैसे मान लो सपोज अपना राइट हैंड ऊपर करो, सब लोग अब नीचे कर लो। ध्यान दें, जब मैंने आपसे कहा कि अपना राइट हैंड ऊपर करें, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो इंफॉर्मेशन थी वो आपकी ब्रेन के पास गई। आपकी ब्रेन ने इंफॉर्मेशन किसे भेजी, आपके शोल्डर मसल्स को। शोल्डर मसल्स को इंफॉर्मेशन किसके थ्रू भेजी होगी, न्यूरॉन। न्यूरॉन ने ले जाकर के इंफॉर्मेशन दी शोल्डर मसल्स को। शोल्डर मसल ने जब अपना काम किया तो अब तुमने अपना हाथ ऊपर किया, तो क्या जो मसल है वो एक्साइटेबल है, एक्साइट किया जा सकता है? यस। यानी कि क्या मसल में डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन वगैरह होता है? यस। ये जो प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस आते हैं, वो इलेक्ट्रिकल चेंजेस न केवल न्यूरॉन के अंदर आते हैं बल्कि न्यूरॉन के साथ साथ मसल्स के अंदर भी आते हैं। तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि यहां पर मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, पोलराइज्ड है। ध्यान रखें, केवल वही टिश्यू एक्साइटेबल होता है जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हो, जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चार्ज मौजूद हो। जो हमने कहा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में -70 मिली वोल्ट होता है, डीपोलराइजेशन के टाइम पर +30 मिली वोल्ट होगा,
और रीपोलराइजेशन पर वापस से लौट करके -70 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? पहली प्रॉपर्टी का नाम, मसल की पहली प्रॉपर्टी क्या? एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है जिसको आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब है कि मसल को अगर सिग्नल मिला तो सिग्नल मिलने पर जो मसल है इट विल शॉर्टन इन लेंथ। मसल की लंबाई क्या हो जाएगी? कम। जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो सिग्नल मिलते ही मसल की लंबाई कंपैरेटिवली क्या हो गई? कम हो जाती है। तो मसल की लंबाई कम हो जाने की ही प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं। तो आपने कहा सिग्नल मिला, लंबाई कम हुई। ये जो लंबाई कम हुई इसकी वजह से ही मसल ने जनरेट किया फोर्स। इसकी वजह से मसल जनरेट क्या करेगा? फोर्स जनरेट करता है। और ये जो फोर्स जनरेट होगा यही फोर्स आपको काम करके देगा। तो मसल जो अपना काम करती है वो किसकी वजह से करती है? क्योंकि मसल को जब भी सिग्नल मिलेगा तो सिग्नल मिलने पर मसल एक्साइट हुई। एक्साइट होने पर मसल के अंदर कॉन्ट्रिक्शन हुआ। कॉन्ट्रिक्शन में फोर्स जनरेट हुआ लास्ट बेंच पे। और जब फोर्स जनरेट हुआ तो इसकी वजह से मसल ने अपना काम किया। आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट करना था, जो लोकोमोशन करना था, वो लोकोमोशन यहां पे किया गया। दोनों प्रॉपर्टी क्लियर? कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है एक्सटेंसिबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब हुआ कि मसल को इसकी ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा खींचा जा सकता है। अपना हाथ ऐसे करो, ठीक? क्या थोड़ा सा और पीछे लेके जा सकते हैं? थोड़ा सा और पीछे लेके जाओ, पानी की बोतल उसकी जगह पे, ठीक? ध्यान दें, अपना हाथ एकदम रिलैक्स कंडीशन में ऐसे रखें। फिर आप अपने हाथ को और पीछे की तरफ खींचे थोड़ा सा। क्या और पीछे कर सकते हैं? इस टाइम पर ध्यान दो, ध्यान देना। अभी यहां पे आपकी जो शोल्डर मसल है अभी वो रिलैक्स्ड है, ठीक? जब तुमने और पीछे किया तो क्या ये मसल और खिंची? खिंच गई ना? तो क्या मसल अपनी ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में और लंबी करी जा सकती है? यस। अगर मसल को खींचेंगे तो क्या खींचने पे मसल की लंबाई बढ़ती है? यस। यही वजह है कि आपसे कहा जाता है कि जब भी आप खेलने जाते हैं या आप कोई फिजिकल वर्कआउट करने वाले हैं उससे पहले स्ट्रेचिंग के लिए कहते हैं। स्ट्रेचिंग का पर्पस यही होता है जिससे कि मसल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सके। तो मसल अपनी ओरिजिनल लंबाई से छोटी भी हो सकती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, और अपनी ओरिजिनल लंबाई से लंबी भी हो सकती है क्योंकि मसल के अंदर एक्सटेंसिबिलिटी भी पाई जा सकती है। तो क्या केवल मसल की लंबाई घटती ही है? नहीं, ये घटने के अलावा बढ़ती भी है। जब मसल को अगर स्ट्रेच किया जाएगा तो मसल की लंबाई ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में क्या होगा? बढ़ जाएगी। तो थर्ड प्रॉपर्टी को क्या कहा? एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी के बाद फोर्थ जो प्रॉपर्टी आती है इसको अपन कहते हैं इलास्टिसिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी को क्या कहा? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कि मसल को चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो फिर आप रिलैक्स कर दें, या आपने स्ट्रेच किया हो और फिर आप रिलैक्स कर दें, दोनों कंडीशन में मसल विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मसल को छोटा किया फिर रिलैक्स किया तो भी लौट करके ओरिजिनल पोजीशन पे, अगर ज्यादा खींचा और फिर रिलैक्स किया तो भी ये लौट करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। यानी कि दोनों कंडीशन में, चाहे आपने स्ट्रेच किया हो चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, दोनों कंडीशन में जब रिलैक्स करेंगे तो लौट करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। तो मसल की प्रॉपर्टी कितनी? चार। पहली प्रॉपर्टी, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहली प्रॉपर्टी का नाम एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला तो मसल अपना काम करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अगर सिग्नल मिला तो मसल की लंबाई कम हो जाएगी। तो मसल की लंबाई कम होगी, इसको आपने क्या कहा? कॉन्ट्रैक्टिलिटी।
इसी वजह से मसल फोर्स जनरेट कर पाती है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी एक्सटेंसिबिलिटी, ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में अगर मसल को खींचा जाए तो मसल लंबी हो जाएगी। चौथा इलास्टिसिटी, चाहे हम खींचें या कॉन्ट्रैक्ट करें, दोनों कंडीशन में मसल को जब रिलैक्स किया जाएगा देन इट विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब देखिए हमारे अंदर मसल्स जो हैं वो बच्चे कितने टाइप की पाई जाती हैं, तो मसल होती हैं 3। ये जो 3 टाइप हैं, तीनों टाइप बॉडी में कहां कहां पाए जाएंगे इसमें अंतर होता है। तीनों टाइप की जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। ये तीनों टाइप को कंट्रोल कैसे किया जाता है उसमें भी आपको अंतर मिलेंगे। तो अब हम 3 टाइप की मसल्स के बारे में बात करेंगे, और यहां जो बात करेंगे उसमें एनसीईआरटी ने पेज नंबर 105 पे जो मस्कुलर टिश्यू के बारे में लिखा है वो चीज भी अपन साथ में कवर कर रहे होंगे। तो न केवल यहां की बात बल्कि पेज नंबर 105 की बात भी फटाफट इतना लिखें, फिर बात करते हैं टाइप ऑफ मसल्स की। क्या बेटा? बोन बॉडी वेट का कितने परसेंट बनाती है? ड्राई बॉडी वेट का कोई शायद ऐसे 20% के आसपास, 15-20 नहीं, अच्छा, वेट बॉडी वेट का भी लगभग ऐसे 15-20% के आसपास। जो ज्यादा वेट है वो मसल्स का होता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बोन का नंबर 206 है और मसल्स होते हैं 539। एक्सटेंसिबिलिटी के लिए एक्साइटेबल होना जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी के लिए एक्साइटेबल होना जरूरी है। एक्सटेंसिबिलिटी में तो क्या हुआ, आपने अपोजिट मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक मसल रिलैक्स हो गई। इसके लिए इस वाली मसल को कोई सिग्नल नहीं चाहिए था, अपोजिट वाले को चाहिए था, जबकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए सिग्नल वॉज रिक्वायर्ड। आगे बढ़ जाएं, ध्यान देंगे। अब देखो हमारे अंदर बेटा मसल्स होती हैं 3 टाइप की। कितने टाइप की हैं? 3। पहला टाइप होता है स्केलेटल मसल। पहले टाइप की मसल का नाम स्केलेटल। स्केलेटल इसलिए कहा गया क्योंकि ये मसल आपके स्केलेटन के साथ जुड़ी है, आपकी बोन्स के साथ जुड़ी है। तो जो मसल हमारे स्केलेटन या बोन के साथ जुड़ी हो उस मसल को अपन नाम क्या देंगे? स्केलेटल। स्केलेटल के बाद दूसरे टाइप की मसल आ जाती है जिसको कहा जाता है विसरल। अगले टाइप की मसल का नाम क्या रहेगा? विसरल मसल। तो वो मसल जो कि हमारे विसरल ऑर्गन में या इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पाई जाए उस मसल का नाम क्या होगा? विसरल। ध्यान दें, लोकेशन के बेसिस पे आप नाम दे रहे हैं। ये स्केलेटन के साथ है इसलिए स्केलेटल कहा, ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन या विसरल ऑर्गन्स में है इसलिए आप नाम क्या दे रहे हैं? विसरल। एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहां पाई जाती है? हार्ट में। तो हार्ट वॉल के अंदर मौजूद है इसलिए आपने इसे कहा कार्डियक मसल। पहले अगर बात करते हैं स्केलेटल मसल के बारे में, तो स्केलेटल मसल को अगर आप देखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। देखें, एक मसल फाइबर ये है, दूसरा मसल फाइबर ये है। तो ऐसे करके यहां अपन ने मसल फाइबर्स कितने बनाए? 2। और ये मसल फाइबर्स में आपको ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड दिखाई देंगे कि यहां पर ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं। यहां पर आप न्यूक्लियस की पोजीशन देखेंगे पेज नंबर 105 पर। जो न्यूक्लियस है सेल के किनारे पे है या पेरिफेरी पर? न्यूक्लियस कहां? पेरिफेरी पर पाया जाता है। तो आपने कहा कि न्यूक्लियस यहां कहां मौजूद होगा? पेरिफेरी पर। अगली टाइप की मसल आती है विच इज कॉल्ड एज विसरल मसल। विसरल मसल को अगर आप देखें तो ये आपको बेटा कुछ ऐसे दिखाई गई है। ये जो शेप है, इस शेप में अगर आप देखो तो जो बीच का पार्ट है ये वाला पार्ट वाइड है, जबकि इसके किनारे कंपैरेटिवली कैसे हैं? पतले। ये जो शेप है इसको नाम क्या देते हैं? स्पिंडल। क्या कहा जाता है? स्पिंडल शेप। या हम क्या बोलते हैं? फ्यूजी फॉर्म। क्या कहेंगे? स्पिंडल शेप या फिर फ्यूजी फॉर्म कहा जाएगा।
थर्ड टाइप इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में आप देखें, कार्डियक मसल में क्या रहेगा कि ये ब्रांच्ड होती हैं। ब्रांच्ड का मतलब है कि जैसे मान लो ये कार्डियक मसल है, एक मसल यहां तक, और फिर एक मसल अपन मान लेते हैं कुछ ऐसे करके ये है। यहां पर आपने कहा कि जो कार्डियक मसल है, हालांकि एनसीईआरटी डायग्राम बनाने में गलती करती है। एनसीईआरटी ने इसे बना दिया मल्टी न्यूक्लिएटेड, जबकि होती है एक्चुअली यूनि न्यूक्लिएटेड। यहां भी आपको क्रॉस स्ट्राइएशंस दिखाई देंगे जो कि आपको विसरल मसल के अंदर दिखाई नहीं देते। तो ये वाली जो मसल है इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल। अब एक बार इन तीनों टाइप की मसल्स में अंतर कहां है वो अपन समझते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले स्केलिटल में आपने कहा कि स्केलिटल मसल इज अटैच्ड टू, किससे अटैच्ड है? स्केलिटन। तो हमने कहा कि ये स्केलिटन के साथ अटैच्ड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलिटल मसल। विसरल मसल कहां पाई जा रही है? तो आपने कहा कि इट इज प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स या विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती है। तो विसरल ऑर्गन्स में पाए जाने की वजह से आपने इसे नाम क्या दिया? विसरल मसल। कार्डियक मसल इज प्रेजेंट इन हार्ट वॉल। तो ये कहां पर पाई जाती है? हार्ट वॉल में। तो तीनों मसल क्या सेम लोकेशन पर पाई जाती हैं? नहीं, तीनों मसल की लोकेशन अलग अलग है। इसीलिए आप देखिए, एनसीईआरटी कहती है कि जो मसल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन लोकेशन के बेसिस पर किया जाता है। अगला आप देखेंगे, ये जो स्केलेटल मसल है, ये स्केलेटल मसल में आपको जो मसल फाइबर है ये आपको सिलिंड्रिकल दिख रहा है ना? मल्टी न्यूक्लिएटेड है कि नहीं? तो पहला आपने कहा कि जो स्केलेटल मसल है इसका शेप कैसा है बेटा? सिलिंड्रिकल है। क्या इसके अंदर ब्रांचिंग है? नो, अनब्रांच्ड है। तो आपने कहा सिलिंड्रिकल है और अनब्रांच्ड होती है। वहीं पर जो विसरल मसल है इसके बारे में आपने कहा कि स्पिंडल शेप्ड है। इसका शेप कैसा रहेगा बेटा? स्पिंडल शेप्ड है, या फिर इसे क्या कहा जाता है? फ्यूजिफॉर्म। स्पिंडल शेप का एक और नाम फ्यूजिफॉर्म। स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म होने के अलावा अगला आपने देखा कि क्या ब्रांचिंग पाई जाती है? नो, सो इट इज अनब्रांच्ड। इधर आप देखें, ये सिलिंड्रिकल है और ब्रांच्ड है। सिलिंड्रिकल होती है और ब्रांच्ड है। ये कार्डियक मसल के बारे में। अगला देखो, न्यूक्लियस। आपको यहां स्केलेटल मसल में दिखेगा दैट इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल बेटा कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो आपने कहा कि स्केलेटल मसल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब आप जानते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड में दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है सीनोसाइटिक और दूसरा होता है सिंसाइशियम। सीनोसाइटिक का मतलब जब एक सेल थी, उस सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हुई पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। कैरियोकाइनेसिस होने की वजह से न्यूक्लियस ने तो डिवाइड किया पर सेल ने डिवाइड नहीं किया। अब जो सेल बनेगी वो कैसी होगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मतलब समझना, आप यहां पर कह रहे हैं कि एक सेल ये है, सेल के पास न्यूक्लियस कितना था? एक। इसका न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया पर सेल ने डिवाइड नहीं किया। जब अगर न्यूक्लियस ने डिवाइड किया तो इसकी वजह से अब यहां पर कंडीशन क्या आ गई? मल्टी न्यूक्लिएटेड। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सिंसाइशियम की, तो सिंसाइशियम का मतलब होता है कि पहले यहां पे क्या था कि चार सेल थी। सिंसाइशियम मतलब पहले सेल कितनी थी? चार। बाद में हुआ कि ये जो सेल थी, इन सेल्स के बीच के जो पार्टीशन है वो गायब हो गए। बाद में पार्टीशन गायब होने की वजह से अब यहां मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आई।
यानी कि यहां जब सिंसाइशियम वाली कंडीशन आई, तो सिंसाइशियम वाली कंडीशन में क्या यहां कैरियोकाइनेसिस हुई थी? कैरियोकाइनेसिस से नहीं बना, किससे बना है? फ्यूजन से। यानी कि पहले क्या रहा होगा कि यहां तक एक सेल थी, यहां तक दूसरी सेल थी, बाद में ये आपस में फ्यूज हो गए। इनके फ्यूज होने की वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आई, और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? सिंसाइशियम कहते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड में हमने क्या कहा कि ये कैसी होती है बेटा? सिंसाइशियम है। बोलो ये बात कितने लोगों को अभी समझ नहीं आई? चलिए फिर से एक बार कोशिश करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है जिसे कहा जाता है सीनोसाइटिक। पहले को अपन क्या बोलते हैं बेटा? सीनोसाइटिक कहते हैं। सीनोसाइटिक का मतलब है कि यहां पर हमारे पास पहले क्या था कि सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद था, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल थी। बाद में इस सेल में कैरियोकाइनेसिस हुई। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने तो डिवाइड किया, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, यानी कि सेल ने डिवाइड नहीं किया। नॉर्मली डिवीजन में क्या होना था कि कैरियोकाइनेसिस शुड बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, पर यहां साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। न होने की वजह से अब जो सेल आपके पास है, इस सेल में न्यूक्लियस कितने बन गए? दो। तो ये कंडीशन क्या कही जाएगी? सीनोसाइटिक। वहीं पर सिंसाइशियम का मतलब क्या होता है? तो सिंसाइशियम का मतलब यह है कि यहां पर पहले क्या था कि आपके पास अब यहां पे दो सेल थी। एक सेल का न्यूक्लियस ये था, दूसरे का न्यूक्लियस ये था। ये दोनों सेल कैसी थी? यूनी न्यूक्लिएटेड। बाद में क्या हुआ कि दोनों सेल के बीच की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से हो गई गायब। ये क्या हुआ? गायब। यानी कि दोनों सेल फ्यूज हो गई। जब फ्यूज हुई तो अब जो सेल बनी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जैसे बनी, इस तरीके को अपन क्या बोलते हैं? सिंसाइशियम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सिंसाइशियम। टर्म को समझिएगा। सिन यानी कि एक साथ। सिन का मतलब क्या हुआ? एक साथ। फिर आप देखो आगे साइशियम यानी कि साइटो वर्ड दिख रहा है, तो क्या हुआ? सेल एक साथ आ गई, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आई। तो आपने कहा कि यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कौन सी है? सिनोसाइटिक की सिंसाइशियम? फिर अगला देखिए। वहीं पर आपने कहा कि जब हम बात करते हैं स्मूथ मसल और कार्डियक मसल के बारे में, तो स्मूथ और कार्डियक मसल में हमें दिखता है दैट इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। ये कैसी है बेटा? यूनिन्यूक्लिएटेड है। और ये भी आपको यूनिन्यूक्लिएटेड ही दिखता है। हालांकि एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाते टाइम इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड बना दिया है एक जगह पर वास्तव में मल्टी न्यूक्लिएटेड होती नहीं है, और एनसीईआरटी ने कहीं इसके न्यूक्लियस के बारे में जिक्र किया नहीं है। तो इसलिए अपन जो बात सही है उस पर चलते हैं कि यूनिन्यूक्लिएटेड ही होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती। पहले इतनी बात समझ में आ गई? अब अगली बात देखिए। यहां पर क्या ये स्केलेटल मसल में आपको ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड दिख रहे हैं? ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड आपको स्केलेटल मसल में दिखे? क्या स्मूथ मसल में है? कार्डियक मसल में है? यानी कि ये अगर आप देखें तो काफी कुछ जैसे जेब्रा के स्ट्राइएशंस होते हैं, कुछ वैसा दिखाई देगा। जेब्रा की बॉडी पे भी काली और सफेद धारियां होती हैं, कुछ वैसी स्ट्रक्चर ये दिखेगी। तो इसको अपन क्या कहेंगे? स्ट्राइएशन। क्या कहेंगे? स्ट्राइएशंस। तो ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड मौजूद होने की वजह से हमने कहा कि यहां पर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट हैं। इसके केस में बेटा स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट। तो स्ट्राइएशन इसके केस में प्रेजेंट है। स्ट्राइएशन प्रेजेंट होने की वजह से ही आप इसको स्ट्राइएटेड मसल कहते हैं। क्या बोल देते हैं? स्ट्राइएटेड मसल। वहीं पर अगर आप देखें इस विसरल के केस में, तो यहां स्ट्राइएशन है कि नहीं? नहीं। तो आपने कहा स्ट्राइएशंस एब्सेंट।
अब स्ट्राइएशन एब्सेंट है तो इसी वजह से आप इसे बोलते हैं नॉन स्ट्राइएटेड। नॉन स्ट्राइएटेड के अलावा आपके पास दूसरा नाम होता है इसके लिए स्मूथ मसल। तो नॉन स्ट्राइएटेड के अलावा क्या कह दिया? स्मूथ मसल नाम दिया। तो हमने कहा कि ये सब नॉन स्ट्राइएटेड है। फिर अगला कहा आपने कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहां पाई जाती है? हार्ट में। कार्डियक मसल के केस में अगर आप देखें तो स्ट्राइएशन है कि नहीं? है ना? तो अपन ने कहा कि ये स्ट्राइएटेड है। यानी कि कौन कौन सी मसल स्ट्राइएटेड होती हैं? कार्डियक और स्केलेटल। नॉन स्ट्राइएटेड कौन होगा? स्मूथ मसल यानी कि विसरल मसल। फिर अगली बात आती है कि इन पे रेगुलेशन किसका है? ये कैसे है? वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है? तो आप जानते हैं कि स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब है दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल। जब अगर हम चाहें तो ये स्केलेटल मसल काम करेगी, और जब नहीं चाहे तो स्केलेटल मसल अपना काम नहीं करेगी। वहीं पर स्मूथ मसल को अगर आप देखें तो ये होती है इनवॉलेंट्री। ये कैसी है? इनवॉलेंट्री होती है। अगर मैं कहूं कि क्या हम अपने स्टमक में फूड के डाइजेशन को रोक सकते हैं? नहीं, स्टमक के अंदर मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो मसल पाई जा रही है वो कौन सी है? स्मूथ मसल है, इनवॉलेंट्री है। तो ये इनवॉलेंट्री है। और कार्डियक मसल को अगर देखेंगे देन दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री। तो ये वाली मसल भी कैसी रहती है बेटा? इनवॉलेंट्री है। ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। फिर अगला देखिए, स्केलेटल मसल के बारे में अगली बात आती है कि जो स्केलेटल मसल है इट इज रेगुलेटेड बाय सीएनएस। इस पे रेगुलेशन किसका होगा? तो आपने कहा कि यहां पर इसे रेगुलेट कौन करता है? सीएनएस। डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इसको कंट्रोल कर रहा होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो काम है वो हमारी अपनी विल के कंट्रोल में होते हैं। वहीं पर आपने कहा स्मूथ मसल पर जो रेगुलेशन है ये होता है एएनएस का। सो इट इज रेगुलेटेड बाय एएनएस। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है स्मूथ मसल को, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के काम हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए आपने कहा कि इस पर रेगुलेशन किसका है? एएनएस का। यहां पर कार्डियक में आपने कहा दैट इज रेगुलेटेड बाय बोथ सीएनएस एंड एएनएस। तो यहां पर रेगुलेशन सीएनएस का भी है और एएनएस का भी रेगुलेशन है। कैसे है समझिएगा। कार्डियक सेंटर कहां मौजूद था? मेडुला। मेडुला पार्ट किसका है? ब्रेन। ब्रेन मतलब क्या हुआ? सीएनएस। कार्डियक सेंटर ने जो सिग्नल भेजे थे वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक थे। जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है वो डिवीजन किसका है? एएनएस का। तो कार्डियक सेंटर कहां? मेडुला में। तो रेगुलेशन किसका? सीएनएस का। जो सिग्नल लेकर के गया वो कौन गया? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो रेगुलेशन और किसका है? एएनएस का रेगुलेशन है। तो आपने कहा दो जगह से रेगुलेशन मिला। आगे देखें, जो स्केलेटल मसल है दे सून गेट फैटिग्ड। इन मसल से बहुत लंबे समय तक काम नहीं कराया जा सकता। इन मसल्स के अंदर थकान कंपैरेटिवली जल्दी आ जाती है। और कौन बताएगा मसल फैटिग किसके डिपोजिशन से होता है? किसका डिपोजिशन? लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से मसल फैटिग आता है। तो हमने कहा कि दे सून गेट फैटिग्ड। वहीं पर हमने कहा कि जो स्मूथ मसल है दे डू नॉट गेट फैटिग। इनके अंदर फैटिग नहीं आता। आप एक बात समझिएगा, एनसीईआरटी ने डाइजेशन के अंदर लिखा कि फूड स्टमक में लगभग 4 से 5 घंटे के लिए रहता है। यानी कि स्टमक की जो मसल्स हैं वो 4 से 5 घंटे चर्निंग मूवमेंट ऑपरेट करा रही हैं। अगर वहीं हम खुद को बोले कि चलो 4 या 5 घंटे हम घूमते हैं, दौड़ना भी छोड़ दो, केवल घूमेंगे, तो 4-5 घंटे घूमने में थक जाएंगे कि नहीं? बल्कि मुश्किल से आधे से 1 घंटे घूमना अपने लिए
जो अगर नहीं घूमता होगा तो घंटे भर घूमना उसके लिए काफी है, ठीक, थकने के लिए। वहीं पर स्टमक की जो मसल्स हैं वो लगातार कितने टाइम काम कर रही है? तो ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे काम किया। कार्डियक मसल के बारे में हम कहते हैं दैट इट नेवर गेट फैटिग्ड। इसके अंदर फैटिग कभी नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर जब अगर फैटिग आता है तो फिर आदमी की जिंदगी में फैटिग आता है, ठीक। तो कार्डियक मसल के केस में हम कहते हैं इट नेवर गेट फैटिग। क्यों फैटिग नहीं आ रहा? कारण समझना। इसके काम करने के तरीके को आप देखिए। एट्रिया की मसल ने कॉन्ट्रेक्शन किया 0.1 सेकेंड, फिर रिलैक्स किया 0.7। वेंट्रिकल की मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया 0.3, फिर रिलैक्स किया 0.5। यानी कि इसने खुद अरेंजमेंट बना के रखा है कि जितने टाइम ये काम करे उससे ज्यादा टाइम इसे बीच में रेस्ट का मिल जाए। फिर आप देखें यहां पर जो ब्लड सप्लाई है ये मॉडरेट रहेगी। इसके पास ब्लड सप्लाई कैसी रहेगी? मॉडरेट। यानी कि ब्लड सप्लाई ठीक ठाक मिलती है इसे। यहां पे ब्लड सप्लाई कम रहेगी, तो स्मूथ मसल के केस में ब्लड सप्लाई कंपैरेटिवली कम। और कार्डियक मसल के केस में जो ब्लड सप्लाई है वो अबंडेंट होगी, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई से मिलती है। आपको याद है ना, कोरोनरी सिस्टम था अलग से इसी के लिए, तो इसीलिए इसको ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि इसके पास ब्लड सप्लाई का अपना खुद का एक सिस्टम है जो कि यहां पे ब्लड सप्लाई लेकर के आता है। क्या तीनों टाइप की मसल में इतने अंतर समझ में आते हैं? फटाफट पेज नंबर 105 पे जो एनसीईआरटी ने मसल्स के बारे में लिखा है उसको एक बार पढ़ लेंगे। डू नॉट का मतलब होता है नहीं, और नेवर का मतलब है कभी नहीं। तो नेवर ज्यादा बड़ी चीज है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ऐसे ही डू नॉट और नेवर। डू नॉट के बाद अगला चरण है नेवर। हाँ बेटा, वो अपन बात करेंगे। नोडल टिश्यू ऑटो एक्साइटेबल होता है ना, नोडल टिश्यू ऑटो एक्साइटेबल है। नोडल टिश्यू ने जो स्टिमुलस जनरेट किया, जो सिग्नल जनरेट किया, वो सिग्नल मिला किसी कार्डियक मसल को। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? कार्डियक मसल। तो क्या कार्डियक मसल ऑटो एक्साइटेबल है? नहीं। पर कार्डियक मसल एक्साइटेबल है कि नोडल टिश्यू से सिग्नल मिलेगा तो कार्डियक मसल अपना काम करने लगेगी। उससे पहले एनसीईआरटी ने सोचा कि सर्कुलेशन में पढ़ाई दी, अब तुम्हें पता होगा। अभी बात करते हैं। यहां पे अपन ने कहा कि जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल पे पूरा जो कंट्रोल है वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री है, इसका मतलब है कि जो रेगुलेशन है वो डायरेक्टली कौन प्रोवाइड करता है? सीएनएस वाया सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वहीं पर जो स्मूथ मसल है वो इनवॉलेंट्री है, उन पे जो पूरा रेगुलेशन है वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का है। तो एएनएस में जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इसे रेगुलेट करता है। वहीं जब बात करते हैं कार्डियक के बारे में तो हम कहते हैं कि रेगुलेशन सीएनएस भी कर सकता है और रेगुलेशन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी करता है, क्योंकि कार्डियक सेंटर कहां था? ब्रेन के मेडुला में, और वहां से जो सिग्नल गए वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक थे।
चल पढ़ा बेटा। अब जरा एक लास्ट बात और ध्यान देंगे। देखिए यहां पर जब अगर हम बात करते हैं मसल्स के बारे में, तो मसल्स में आप देखिए अब होने चाहिए सेल जंक्शन। बात एक समझना, अपन ने कहा कि ये हमारे हार्ट का एट्रिया और ये हुआ वेंट्रिकल। ध्यान देना बेटा, ये एट्रिया में यहां पर क्या है, ऐसे नोड। ठीक, ऐसे नोड से सिग्नल जनरेट हुआ। ये जो सिग्नल जनरेट हुआ, क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि आपने कहा था कि नोडल टिश्यू ऑटो एक्साइटेबल है। यहां से जो सिग्नल है वो किसे मिला होगा? तो ऐसे नोड के आसपास जो कार्डियक मसल है उनको सिग्नल मिला। तो इसका मतलब है कि केवल इतनी कार्डियक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। पर ये कार्डियक मसल्स के बीच में पाए जाते हैं गैप जंक्शन। क्या पाए जाते हैं? गैप जंक्शन, जिनके थ्रू ये कार्डियक मसल एक मसल से दूसरी मसल तक अपने सिग्नल पहुंचा पाती है। यानी कि ऐसे नोड से सिग्नल मिला, इन 5 को ध्यान से देखना, 5 को सिग्नल मिला। ये 5 क्या करेंगे? ये सिग्नल आगे इनके पास पहुंचा देंगे। या आगे सिग्नल क्या करेंगे? यहां पहुंचाएंगे। इनसे सिग्नल यहां गया, फिर सिग्नल यहां पहुंचा, और इस तरीके से पूरा का पूरा एक साथ, पूरा एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी कि पूरे एट्रिया में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कैसा रहेगा? साइमल्टेनियस। तो पूरे एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन कैसा हुआ? साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्यों हो पाया? क्योंकि यहां पर एट्रिया की एक कार्डियक मसल अपने पास वाली मसल के पास सिग्नल पहुंचा दे रही थी। तो दो कार्डियक मसल के बीच में यहां पे सेल जंक्शन भी कुछ पाए जाने चाहिए। दो कार्डियक मसल के बीच में जो सेल जंक्शंस यहां मौजूद होते हैं, इन सेल जंक्शंस को बेटा हम नाम देते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या कहा जाता है? इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या कहा है इसे? इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या आपको इंटरकैलेटेड डिस्क और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इन दोनों में अंतर पता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहां पाई जाएगी? वर्टिब्रा के बीच में। इंटरकैलेटेड डिस्क कहां है? कार्डियक मसल में। कार्डियक मसल में जो इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये क्या होती है? गैप जंक्शन है। ये क्या है बेटा? गैप जंक्शन। एनसीईआरटी में आप चाहे पेज नंबर 102 पर आप देखो गैप जंक्शन के बारे में। पेज नंबर 102 पे गैप जंक्शन के बारे में लिखा है, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। देखो गैप जंक्शन में मिला रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। यानी कि क्या हुआ कि यहां पर एक कार्डियक मसल ने अपने सिग्नल को दूसरे के पास पहुंचा दिया, दूसरे से सिग्नल तीसरे के पास चला जाएगा। तो ये काम कौन करता है? इंटरकैलेटेड डिस्क का काम है। तो इतनी बात अपने को समझ आ गई। इसमें से कुछ लिखना है? अगर लिखना है तो फटाफट लिखो, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। स्केलेटल मसल को स्ट्राइएटेड, अपन ने कहा ना स्ट्राइएटेड होगी। जेब्रा जैसे ऑल्टरनेट स्ट्राइएशन थे ना, कार्डियक मसल भी स्ट्राइएटेड होती है। कार्डियक मसल भी तो स्ट्राइएटेड है ना। ऐसा नहीं है कि इनर लाइनिंग पे मिलेगा वो बेटा, इनर वॉल ऑफ, या हॉलो विसरल ऑर्गन्स में, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में इनर वॉल जो कहा है, एज सच इनर वॉल की तरफ तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे अगर आप देखें तो सबसे बाहर सिरोसा है, सिरोसा के बाद मस्कुलरिस लेयर पाई जाती है, फिर सब म्यूकोसा है, उसके बाद म्यूकोसा है। तो वहां तो जो विसरल मसल है वो आउटर साइड की तरफ पाई जा रही है।
तो इनर वॉल बस इस सेंस में कहा है कि अपनी बॉडी की दो लाइनिंग है, दो चीजें हैं, एक तो बाहर बॉडी वॉल है, दूसरा अंदर एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है या कोई भी डक्ट है। तो वो जो अंदर की वॉल है वहां पे पाई जा रही होगी, बस उस सेंस के अंदर का है। विसरल के केस में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन उतना जल्दी जल्दी नहीं होते, कॉन्ट्रेक्शन काफी स्लो होते हैं, इसलिए ब्लड सप्लाई कम होने के बावजूद एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा नहीं होता इनमें। कभी कभी आपके कंट्रोल में थोड़े है विसरल, विसरल आपके कंट्रोल में नहीं है ना। नहीं, एक्सरसाइज करके आप हार्ट बीट बढ़ा रहे हैं पर वो वॉलेंट्री नहीं है। वॉलेंट्री तब होता है जब तुम एक्सरसाइज करो और हार्ट बीट उतनी बनाए रखो, तब वॉलेंट्री था। भाई आपने एक्सरसाइज करी तो आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी, ऑक्सीजन डिमांड जो बढ़ी, ब्लड सप्लाई की डिमांड बढ़ी, उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट बढ़ी, तो आपकी इच्छा से थोड़ी बढ़ी। ब्रीदिंग नॉर्मली हम बात करें तो इनवॉलेंट्री है, पर ब्रीदिंग पे वॉलेंट्री कंट्रोल भी आपको दिया गया है। आप जब चाहें तो डीप इनहेलेशन या एक्सहेलेशन कर सकते हैं। इसीलिए था एक ईएलपी में क्वेश्चन था कि वॉलेंट्री फोर्स ब्रीदिंग, उसके लिए सिग्नल कहां से आता है, सेरिब्रम। माइक्रो जो है मसल्स में माइक्रोस्कोप में देखने की जरूरत नहीं है, अपन अगर नॉर्मली मसल को लाइट के सामने रखेंगे तो अपने को दिखेंगे स्ट्राइएशन। आगे, एक मिनट, ये जो स्ट्राइएशन है ये होते हैं, इसके अंदर जो फिलामेंट होंगे ना, फिलामेंट्स के ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की वजह से, जो अभी अपन बात करेंगे कि स्ट्राइएशन क्यों है। आगे बढ़ जाएं। गैप जंक्शन अपन ने कहा था कि अगर दो सेल का साइटोप्लाज्म किसी जगह पे आपस में जुड़ा हो, ठीक, तो जब साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा होगा तो वहां पे क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गैप बने, तो ऐसे जंक्शन को हम बोलते हैं गैप जंक्शन। इसके थ्रू एक सेल के साइटोप्लाज्म से मॉलिक्यूल या आयंस दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म तक जा सकते हैं। आगे बढ़ जाएं। अब जरा ध्यान देंगे। हाँ हाँ, सेल जंक्शन की यहां जो बात की है, तीनों के केस में गैप जंक्शन तीनों में पाई जाएंगे। चलो अब जरा ध्यान दें। देखो, फिलहाल अब वार्तालाप बंद, सुनाई नहीं दिया। अपन ने कहा कि हमारे पास जो मसल्स हैं वो कितने टाइप की हैं बेटा, तीन। सबसे पहला स्केलेटल, दूसरा स्मूथ और तीसरा कार्डियक। स्केलेटल मसल वो थी जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच्ड है। स्मूथ मसल हमने उसे कहा जो हमारी बॉडी में विसरल ऑर्गन्स में पाई जा रही थी, और वहीं पर कार्डियक मसल उसे कहा गया जो कि हार्ट की वॉल के अंदर मौजूद थी, उसको हमने कहा कार्डियक मसल। अब ये जो जो है तीनों टाइप की मसल्स हैं, इनमें से लोकोमोशन हमारे अंदर कराने वाली जो मसल है वो स्केलेटल मसल होती है। तो अब अपने को समझना है कि भाई स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। जब आप स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक टर्म पता होनी चाहिए, मसल फाइबर। कौन सी टर्म बेटा, मसल फाइबर। ये जो मसल फाइबर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मसल सेल। मसल फाइबर को ही अपन क्या बोलते हैं, मसल सेल कहते हैं।
और मसल फाइबर को कहा जाता है दैट इट इज एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। क्या बोलते हैं इसे? एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल कहा जाता है। तो मसल की एनाटॉमिकल यूनिट किसे कहा जाएगा? मसल फाइबर को। यानी कि अगर आपको पूरी मसल की स्ट्रक्चर अगर समझनी हो तो आप किसके अंदर देख सकते हैं? मसल फाइबर में। ये अपन ने एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है, साथ में आप देखते जाएं। यहां हमने कहा कि जो मसल फाइबर है वो अगर आप देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी ने यहां दिखाया है। कौन है मसल फाइबर? तो ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसी का नाम क्या है बेटा? मसल फाइबर। अभी मैं थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसे मानता हूं कि ये डायग्राम तो थोड़ा साइड से कट किया, अपन एकदम सामने से अगर कट करें तो एक मसल फाइबर हमने कहा ये है, दूसरा मसल फाइबर ये है, एक और ये है। ऐसे करके कुछ मसल फाइबर्स यहां साथ साथ मौजूद है। तो आप देखें, ये कुछ एक मसल फाइबर साथ में मौजूद है। फिर आपने कहा कुछ और मसल फाइबर यहां पर एक साथ पाए जा रहे हैं। मसल फाइबर की जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो हम आगे अभी बात करेंगे। अभी हम केवल मसल की स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे हमने कहा कि जो मसल फाइबर हैं इनको मैंने बेटा यहां पे ग्रीन कलर के इन डॉट से इंडिकेट कर दिया कि ये हमारे पास क्या है बेटा? मसल फाइबर। मसल फाइबर के कुछ ग्रुप हैं। अब जो ये फाइबर है, तो देखो फाइबर कौन है बेटा? ये वाला पार्ट ना, ये है फाइबर। इतना पार्ट फाइबर है। क्या फाइबर के बाहर की तरफ आपको यहां पे कुछ एक कवरिंग जैसी कुछ भरी हुई दिख रही है? ये तो अपन ने कहा कि जो मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर के बाहर की तरफ आपको दिखा कि ऐसे एक कवरिंग बनी हुई है हर एक मसल फाइबर के बाहर। ये जो कवरिंग है ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की। किससे बनी है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू से। और ये जो कवरिंग है इसका नाम है एंडोमाइसियम। क्या कहा जाता है इसे? एंडोमाइसियम। तो एक मसल फाइबर को जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग कवर करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम कहते हैं। तो दिस एंडोमाइसियम इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एंडोमाइसियम ने यहां पर मसल फाइबर को कवर किया। तो अभी तक जितनी स्ट्रक्चर हमने बनाई उसके अंदर अपन ने कहा कि ये हमारे पास एक मसल फाइबर है, और मसल फाइबर को ही हमने मसल सेल कहा है। मसल फाइबर की जो कवरिंग है इस कवरिंग को अपन ने नाम क्या दिया है? एंडोमाइसियम। तो ये कवरिंग क्या कही गई? एंडोमाइसियम कही गई। अब इसके बाद क्या हुआ? आपके पास मसल फाइबर के कितने बंडल यहां बने? 3। 1 2 3। ये क्या बने बेटा? बंडल बने। बंडल किसके हैं? मसल फाइबर के। ये जो मसल फाइबर के बंडल्स हैं इन बंडल्स को अपन नाम देते हैं फैसिकल। क्या कहा जाता है इसे? फैसिकल नाम देते हैं। तो मसल फाइबर के बंडल का नाम बोलो क्या है? बंडल का नाम फैसिकल। किसका बंडल है? मसल फाइबर का। मसल फाइबर सराउंडेड बाय एंडोमाइसियम। जब इनका एक बंडल एक साथ हो तो इस बंडल का नाम क्या होगा? फैसिकल। फैसिकल को क्या कहा जाता है? मसल बंडल कहते हैं हम। तो हमने कहा कि साहब ये फैसिकल यानी कि मसल बंडल है, और ये फैसिकल या मसल बंडल आपको अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको यहां दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना? कौन कौन से मसल बंडल हैं यहां? तो आप देखें, एक मसल बंडल बच्चे ये है। यहां पे आपको दिख रहा है ना कि कई सारे मसल फाइबर एक साथ मौजूद हैं, एंडोमाइसियम से कवर्ड हैं। दूसरा मसल बंडल ये है। ऐसे करके एनसीईआरटी ने यहां इस डायग्राम में आपको कितने मसल बंडल दिखाए? तो देखो 1 2 3 4 5। क्या दिखाए? मसल बंडल। मसल बंडल का नाम क्या होता है? फैसिकल। अब आप देखिए, ये जो मसल बंडल हैं इन मसल बंडल के ऊपर एक इंडिविजुअल कवरिंग पाई जाती है। मसल बंडल पे
क्या रहेगा, एक मसल बंडल के ऊपर एक कवरिंग पाई जाएगी। मसल बंडल के ऊपर जो कवरिंग होती है इसको नाम देते हैं पेरीमाइसियम। क्या कहा जाता है, पेरीमाइसियम कहते हैं। तो आपने कहा कि मसल बंडल के ऊपर जो कवरिंग है इस कवरिंग को नाम क्या दिया गया, पेरीमाइसियम कहा। तो हमने कहा कि यह है पेरीमाइसियम। ध्यान देंगे, पेरीमाइसियम किसकी कवरिंग है, मसल बंडल की या बंडल्स की, बंडल या बंडल्स। अब पढ़िए एनसीईआरटी यहीं पर, एनसीईआरटी कहती है कॉमन कोलेजिनस कवरिंग और ओवर मसल बंडल्स इज कॉल्ड फेशिया। यहां देखो फेशिया के बारे में क्या क्या बातें कही हैं। पहला का कॉमन कवरिंग है, दूसरा का कोलेजिनस कवरिंग है। कोलेजिनस का मतलब है कौन से फाइबर इसमें ज्यादा, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर का मतलब क्या हुआ, किससे बना हुआ, कनेक्टिव टिश्यू से। फिर तीसरी बात कही, क्या ये एक मसल बंडल की कवरिंग है या बंडल्स की, बंडल्स की कवरिंग है, जिसको अपन नाम क्या देते हैं, फेशिया। अब इस डायग्राम में फेशिया कहां है, ध्यान देंगे। आप देखो ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये देखो ये कॉमन सी कवरिंग इसके अराउंड भी है, यही कवरिंग यहां पे इधर की तरफ रन कर रही है। देखो इधर की तरफ आई, यही कवरिंग यहां से इधर की तरफ गई। मतलब कि ये जो कवरिंग है, ध्यान देना, ये इतने एरिया में ध्यान दो, ये जो कवरिंग है ये कवरिंग आपका इस वाले मसल बंडल को भी कवर कर रही है, इस वाले मसल बंडल को भी कवर कर रही है। ये जो कवरिंग है, क्या कवरिंग यहां से होते हुए यही कवरिंग कंटिन्यूअसली इधर नहीं आ गई, और यही कवरिंग यहां से होते हुए यहां तक पहुंच गई। तो इसका मतलब है कि ये जो कवरिंग है ये इन मसल बंडल्स के अराउंड कॉमन कवरिंग है, ये मसल बंडल्स के अराउंड क्या है, कॉमन कवरिंग। और ये जो कॉमन कवरिंग है, इस कॉमन कवरिंग को एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया है, फेशिया। क्या कहा, फेशिया। देखिए फेशिया के बारे में क्या कहा, पहली बात कही कि फेशिया कैसी है, तो अपन ने कहा कॉमन है। कॉमन कवरिंग के बाद दूसरी बात कही कैसा है, कोलेजिनस है। कोलेजिनस का मतलब है कौन से फाइबर है इसमें, कोलेजन फाइबर पाए जा रहे हैं। तो आपने कहा कि कोलेजिनस कवरिंग है, और कवरिंग है किसकी, तो अपन ने कहा कि ये फेशिया इज कवरिंग ऑफ मसल बंडल्स। ये एक मसल बंडल की कवरिंग नहीं होती, कवरिंग किसकी है बेटा, मसल बंडल्स की कवरिंग है। तो मसल बंडल्स की इस कवरिंग को अपन नाम क्या देते हैं, फेशिया कहा जाता है। तो यहां पर पूरे के ऊपर फेशिया कितना हुआ, एक। अब आप देखो ब्लैक वाला तो क्या हो गया, ये आपने कहा कि ब्लैक वाली जो लाइन यहां पे बनाई वो तो हो गई पेरीमाइसियम, ब्लैक वाली लाइनिंग क्या हुई, पेरीमाइसियम। फिर यहां पे येलो कलर से जिसको हमने मार्क किया वो यहां पे क्या हो गया, फेशिया। अब ये जो पूरी मसल है, इस पूरी मसल के ऊपर एक कॉमन कवरिंग यहां बननी चाहिए, और ये जो कॉमन कवरिंग बनेगी ये मान लो ऐसे करके आई, जो पूरी मसल को कवर कर रही है। तो जो कवरिंग पूरी मसल को कवर करेगी उसको आप नाम क्या देते हैं, तो इसे बेटा नाम दिया जाता है इपीमाइसियम। क्या कहेंगे, इपीमाइसियम नाम दिया जाएगा। सो इट इज कॉल्ड एज इपीमाइसियम। यहां पर इपीमाइसियम आपको कहां दिखी, तो ये जो येलो वाली कवरिंग है ये क्या है, इपीमाइसियम है। ये क्या हुआ, इपीमाइसियम। इसके अंदर ये जो आपको लाइट पिंक जैसी जो कवरिंग दिख रही है इसी का नाम क्या है, फेशिया। इसका नाम क्या है, फेशिया। ये जो फेशिया है ये फेशिया कवरिंग किसकी है, तो कई सारे मसल बंडल्स की कवरिंग है। अब स्पेलिंग पे और नाम पे ध्यान देना। एक नाम एनसीईआरटी ने आपको दिया यहां पर फेसिकल, एक नाम क्या दिया, फेसिकल। एक नाम क्या दिया, फेशिया। फेसिकल किसका, कवरिंग का नाम के मसल बंडल का, और फेशिया कवरिंग, कवरिंग का नाम फेशिया, मसल बंडल का नाम, मसल बंडल का नाम क्या होता है, और कवरिंग का नाम फेशिया। फेशिया के अंदर कौन से फाइबर पाए जाते हैं, कोलेजन।
क्या फेशिया एक मसल बंडल की कवरिंग है? नहीं, ये कई सारे मसल बंडल्स की कवरिंग होती है, जिसको अपन नाम क्या देते हैं? फेशिया कहते हैं। तो पहले ये डायग्राम समझ में आया। मीनवाइल आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर आर्टरी और वेन्स आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि ब्लड सप्लाई यहां लेकर के जाएंगे। साथ में बीच बीच में इसके अंदर नर्व्स वगैरह भी मौजूद होंगे। तो आपने कहा इस तरीके से एक स्केलेटल मसल का अरेंजमेंट होता है। अब एक स्केलेटल मसल में हमें जब और डिटेल में समझना है, तो इसमें से हम एक मसल फाइबर को खींच के निकालते हैं बाहर। और अब जरा देखेंगे कि उस मसल फाइबर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इसमें से अगर कुछ लिखना है तो लिखो, नहीं तो फटाफट अपन आगे बढ़े। हाँ बेटा, एंडोमाइसियम सबका कॉमन नहीं है, सबका अपना अलग अलग है। बस क्या हुआ कि एंडोमाइसियम जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो बीच के सारे स्पेसेस कवर करता है। तो मसल फाइबर के बाहर की तरफ सबका अपना अपना एंडोमाइसियम होता है, पर ये आपस में एक तरीके से मर्ज हो जाता है, मतलब बीच में स्पेसेस नहीं रहेंगे। हाँ, फेशिया पेरीमाइसियम के ऊपर, वो अभी बात करेंगे। सार्कोलेमा अलग है। एंडोमाइसियम इसमें से ये बेटा जो आपको दिख रहा है ना, ये है एंडोमाइसियम। और ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये इस मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम होता है सार्कोलेमा। फेशिया और इपीमाइसियम में अंतर यह है कि इपीमाइसियम पूरे मसल की कवरिंग है, ठीक, पूरे मसल की कवरिंग को अपन ने क्या कहा? इपीमाइसियम। और जबकि फेशिया हमने क्या कहा कि जो मसल बंडल्स हैं, इन मसल बंडल्स के अराउंड एक कॉमन कोलेजनस कवरिंग होगी। तो जो कॉमन कोलेजनस कवरिंग है उसको अपन ने क्या कहा? फेशिया। एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि थेनिया थिक कैसी है। हाँ, उस हिसाब से आप ले सकते हैं कि कवरिंग थिक है। सार्कोलेमा भी बात करेंगे, एक बार इसको बना लो फिर अभी बात करते हैं। हम्म एपीमाइसियम, यहां पे ये पूरी मसल के ऊपर जो येलो कलर वाली कवरिंग है, इसका नाम है एपीमाइसियम। पेरीमाइसियम बेटा अपन ने कहा कि ये जो ब्लैक कलर वाली कवरिंग है ना, इसका नाम है पेरीमाइसियम। आगे बढ़े। क्या? एक मसल बंडल की पेरीमाइसियम, कई सारे मसल बंडल्स के अराउंड कॉमन कवरिंग का नाम फेशिया। अब जरा ध्यान दें, देखो अपन ने क्या किया, पहले एक पूरी मसल को देखा। इसमें से मूल मंत्र जो आपको याद रखना है, सबसे पहली बात, मसल सेल का नाम क्या होता है? मसल सेल का नाम क्या है? मसल फाइबर। मसल फाइबर स्ट्रक्चरल यूनिट है कि एनाटॉमिकल? एनाटॉमिकल की फंक्शनल? कैसी यूनिट है? एनाटॉमिकल यूनिट है। फिर अगला याद रखना है कि जो मसल बंडल है उसका नाम क्या है? फेसिकल। और मसल बंडल्स के अराउंड जो कॉमन कवरिंग है इसका नाम फेशिया। पहली बात क्या याद रखी कि मसल सेल का नाम क्या है? मसल फाइबर। मसल फाइबर कैसी यूनिट है? एनाटॉमिकल। मसल फाइबर्स के बंडल का नाम फेसिकल। फेसिकल्स के बाहर जो कॉमन कोलेजनस कवरिंग है उसका नाम फेशिया। अब हम आते हैं एक मसल फाइबर की बात करते हैं। तो अब जरा देख लिया जाए कि भाई एक मसल फाइबर में क्या क्या चीजें अपने को दिखेंगी। तो एक मसल फाइबर या मसल सेल की हम बात करने वाले हैं। अभी आपने कहा बेटा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसी होती है? सिलिंड्रिकल।
तो इसका मतलब हुआ कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके होनी चाहिए। तो हमने कहा कि जो मसल फाइबर है ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके होगी। अब देखिए पहली बात, यहां पर इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप नाम देते हैं बेटा सार्कोलेमा। ये क्या है? मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? सार्कोलेमा। तो मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा? सार्कोलेमा। अब ध्यान देंगे, क्या सार्कोलेमा और एंडोमाइसियम एक चीज थी? नहीं, एंडोमाइसियम इसके ऊपर एक कवरिंग थी, बाकी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या है? सार्कोलेमा। अब बात आती है, क्या हर किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कह देते हैं? नहीं। तो अगर सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा नहीं कहते, तो मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ अंतर होना चाहिए। अंतर किस बात का होता है कि यहां सार्कोलेमा में पाए जाते हैं कोलेजन फाइबर। सार्कोलेमा में कौन से फाइबर पाए जाते हैं बेटा? कोलेजन फाइबर्स यहां प्रेजेंट होते हैं। और कोलेजन फाइबर्स कभी आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग है। इसके पास कोलेजन फाइबर पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको एक अलग से नाम क्या मिलता है? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के बाद यहां पर इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, इसके साइटोप्लाज्म को आप नाम क्या देंगे? सार्कोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। फिर अगला देखें, आपने कहा कि यहां पर जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम स्ट्रेट या सीधी नहीं होती। कई जगहों पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड होती है। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा अंदर की तरफ फोल्ड होगी, तो फोल्ड होकर के कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां अंदर की तरफ आई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर अंदर है। ये जो फोल्डिंग है, ये मसल फाइबर की लंबाई के साथ है या लंबाई के ट्रांसवर्स है? बोलो, जो फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग लंबाई के साथ है कि लंबाई के ट्रांसवर्स? क्योंकि ये फोल्डिंग लंबाई के ट्रांसवर्स होती है, तो ट्रांसवर्स होने की वजह से ही इनको नाम मिलता है टी टिब्यूल। क्या बोलते हैं इसे? टी टिब्यूल कहा जाता है। और यहां पे टी का मतलब है ट्रांसवर्स। टी स्टैंड फॉर ट्रांसवर्स। तो ये जो ट्रांसवर्स टिब्यूल है, इन्हें क्या कहा? टी टिब्यूल। क्यों पाई जाती है? समझिएगा, यहां पर मसल के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स होंगी, जो कुछ है इसके अंदर मौजूद होंगी। आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पर ये कॉन्ट्रैक्ट तब करेगी जब इसे एक्साइट किया जाएगा, क्योंकि एक्साइटेबल है। एक्साइटेबल होने का मतलब है कि इसमें डीपोलराइजेशन होगा। अब जितना भी डीपोलराइजेशन या रिपोलराइजेशन होता है, वो हमेशा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यहां अंदर की तरफ फोल्डिंग डेवलप करके सेल ने क्या किया कि अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाया। जो डीपोलराइजेशन का सिग्नल है, अब वो कंपैटिबली कहीं ज्यादा अंदर तक जा पाएगा। जैसे मान लो ये पूरी सेल है, तो सेल की एक मेम्ब्रेन वहां, दूसरी मेम्ब्रेन यहां। अगर ये स्ट्रेट होती, तो जो पोलराइजेशन है वो केवल मेम्ब्रेन्स पे होता है, यहां बीच में साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। वहीं पर सेल ने मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ मोड़ा, तो इसकी वजह से अब जो पोलराइजेशन है वो साइटोप्लाज्म में कहीं ज्यादा अंदर तक पहुंचा। जितने ज्यादा अंदर तक जाएगा, इसकी वजह से सिग्नल उतना ही ज्यादा बेहतर मिलेगा। तो डेवलप क्या किया सेल ने? टी ट्यूब्यूल। अब यहां इन टी ट्यूब्यूल्स के बीच में पाई जाती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम क्या मिलता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो ये है मसल की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मसल में बोलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईआर का नाम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पढ़ेंगे एनसीईआरटी, ये किसका स्टोर हाउस है? तो इट इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम।
क्या हमें पता है कि कैल्शियम की जरूरत आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए होती है? तो कैल्शियम का स्टोर हाउस कौन? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ध्यान दो, जो कॉन्ट्रैक्शन करना है जिन प्रोटीन्स को, वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में होती है। अब आपको क्या करना होगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को बाहर भी लाना होगा जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा तब इसे खींच के अंदर भी ले जाना होगा। यानी कैल्शियम कहां लेकर के आना है? पहला तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर, और दूसरी बात फिर आपको बाहर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। यानी कैल्शियम जब बाहर आएगा तो एक्टिवली आएगा कि पैसिवली? सोच के बताना। कंसंट्रेशन कैल्शियम की यहां ज्यादा, यहां पे कम, तो कैल्शियम कैसे आना चाहिए? पैसिव। वहीं पर जब कैल्शियम को भेजना है वापस से अंदर, तो उस टाइम पे अब ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए? एक्टिव। तो आपने कहा कि यहां दो तरीके की चीजें पाई जाती हैं। एक तो पाए जाते हैं कैल्शियम चैनल। ये जो कैल्शियम चैनल है, ये इंग्लिश के अल्फाबेट एल के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको एल टिब्यूल भी कहा जाता है। और इनके बारे में हमने कहा कि ये क्या है बेटा? कैल्शियम चैनल है। सो दीज आर कैल्शियम चैनल्स। क्या हम जानते हैं कि चैनल पैसिव होते हैं? चैनल जहां भी टर्म आएगी तो चैनल का मतलब हमेशा क्या रहेगा? पैसिव। और ये जो चैनल्स हैं, इन चैनल से हो करके कैल्शियम कहां आ जाएगा? बाहर। तो कैल्शियम आयन बाहर किससे आता है? कैल्शियम चैनल के थ्रू। अब कैल्शियम को वापस से अंदर भी लेकर के जाना है। जब कैल्शियम को अंदर लेकर के जाना है तो अब आपको जरूरत पड़ती है कैल्शियम पंप की। अब क्या चाहिए? कैल्शियम पंप। तो आपने कहा कि ये जो है, ये हो गए कैल्शियम पंप। एनसीईआरटी कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक लाइन लिखती है जहां एनसीईआरटी ने कहा है कि कैल्शियम इज पंप्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो अपने को याद बनी रहे, इसके लिए हम इतनी सारी कहानी समझ रहे हैं। हमने कहा अब जो कैल्शियम अंदर जा रहा है, ये कैल्शियम अंदर जा रहा है किससे? कैल्शियम पंप के थ्रू। किससे जाएगा? कैल्शियम पंप। और ये जो कैल्शियम पंप है, इनके बारे में ध्यान रखना कि ये कैसे हैं? एक्टिव। फिर से देखिए, कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा कहां थी? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बाहर आना पैसिव प्रोसेस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में गया, फिर से खींच के अंदर ले जाना है। आप लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ले जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए? एक्टिव। तो यहां पे ट्रांसपोर्ट रहेगा एक्टिव, जबकि कैल्शियम का बाहर आना कैसा? पैसिव। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इतनी बात समझ में आ गई सबको? कंफ्यूजन कहीं? अब सेल है तो न्यूक्लियस होना चाहिए कि नहीं? अभी हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस सेंटर में कि पेरिफेरी पर? न्यूक्लियस कहां? पेरिफेरी पर। यूनिन्यूक्लिएटेड की मल्टी? सिनोसाइटिक की सिंसाइशियम? न्यूक्लियस कहां? सेंटर या पेरिफेरी? एक के अनेक? यूनि की जो है सिनोसाइटिक या सिंसाइशियम? तो आपने कहा कि यहां पर ये हो गया सेल का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस यहां सेल की पेरिफेरी के पास होगा। तो सेल की पेरिफेरी के पास ये आपके पास बेटा क्या आ गया? न्यूक्लियस। तो आपने कहा ये सेल का न्यूक्लियस है, जो कि कहां पाया जा रहा है? पेरिफेरी के पास में मौजूद है। तो ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब भाई मसल कॉन्ट्रेक्शन में एनर्जी लगेगी कि नहीं? हाँ या नहीं? लगेगी। एनर्जी लगेगी मतलब एटीपी खर्च होगा कि नहीं? एटीपी का नाम सुनते ही कौन सा सेल ऑर्गेनल याद आता है? तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं? तो माइटोकॉन्ड्रिया भी जो होगा, ये भी यहां बेटा पेरिफेरी के पास ही मौजूद होगा। तो यहां पेरिफेरी के पास ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। बाकी के सेल ऑर्गेनल भी पाए जा रहे होंगे, पर अभी उन सबसे हमारा उतना ज्यादा मतलब नहीं है। बस जितनों से मतलब था अपन ने उतने के बारे में बात की कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। अब जरा एनसीईआरटी में टर्म ढूंढो, मसल फाइब्रिल।
फाइबर के बाद फाइब्रिल मिला के नहीं, मसल फाइब्रिल्स मिले। अब देखिए यहां पर ये तो था मसल फाइबर, टर्म में अंतर याद रखना, ये क्या है, मसल फाइबर। फाइबर से फाइब्रिल छोटा होगा कि बड़ा, फाइब्रिल को क्या होना चाहिए, छोटा। तो एनाटॉमिकल यूनिट कौन है, मसल फाइबर है कि फाइब्रिल? जो मसल फाइब्रिल है, क्या उसको कुछ और नाम दिया है एनसीईआरटी ने? क्या कहा है इसको, मायोफाइब्रिल। और क्या कहा, मायोफाइब्रिल। तो आपने कहा कि अब यहां क्या मौजूद है, मसल फाइब्रिल पाया जा रहा है। जो मसल फाइब्रिल है वो कहां पर होगा, तो आप देखो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल यहां पर मौजूद होगा मसल फाइब्रिल। और फाइब्रिल एक नहीं पाया जाएगा, ज्यादातर अंदर का जो स्पेस है वो ये फाइब्रिल ही कवर करते हैं। यही वजह है कि सारे सेल ऑर्गेनल कहां पाए जाते हैं, पेरिफेरी पर। तो यहां पर ये जो आपने सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाई, इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का नाम क्या है, मसल फाइब्रिल। ये क्या है बेटा, मसल फाइब्रिल है। मसल फाइब्रिल को दूसरा नाम क्या दिया, मायोफाइब्रिल कहा। अब यहां पर ये जो मसल फाइब्रिल या मायोफाइब्रिल हैं, अब इन मायोफाइब्रिल के बारे में आप देखिए, यही मायोफाइब्रिल वो चीज है जहां पे आपको लाइट और डार्क बैंड दिखाई देते हैं। यानी कि जो ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं ना, वो इसी के अंदर दिखाई देते हैं, बाकी कहीं नहीं होते। और मसल में ज्यादातर स्पेस क्योंकि इसी ने कवर कर रखा है, इसलिए पूरी मसल ही आपको स्ट्राइएटेड दिखाई देती है। तो लाइट और डार्क बैंड साइटोप्लाज्म में होते हैं कि मायोफाइब्रिल में? मायोफाइब्रिल मसल फाइबर की ओरिजिनल लेंथ के या इसकी लेंथ के पैरेलल होता है कि परपेंडिकुलर? पास पास वाले मायोफाइब्रिल एक दूसरे के पैरेलल की परपेंडिकुलर? एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल। अब यहां देखो क्या हुआ कि जो मायोफाइब्रिल है, अभी तक इस मायोफाइब्रिल को आपने सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ा नहीं है, ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अगर हुआ फ्री, तो ध्यान दो ये तो हो जाएगा छोटा, पर क्या मसल छोटी हो पाएगी? ये छोटा होगा पर मसल छोटी होगी क्या? तो क्या इसे ले जाकर के जोड़ना जरूरी है? यस। अब इसे ले जाकर के आपको कनेक्ट करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करना है, तो यहां देखिए ये प्रोटीन है जो इसे जोड़ रही है यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ये प्रोटीन है जिसने इस फाइब्रिल को ले जाकर के कहां जोड़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जोड़ने वाली जो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। प्रोटीन का नाम क्या है, डिस्ट्रोफिन। ये जो डिस्ट्रोफिन है, इसके बारे में आपने कहा पहली बात कि ये कनेक्ट करती है मायोफाइब्रिल को किसके साथ, सार्कोलेमा से। तो मायोफाइब्रिल को सार्कोलेमा के साथ जोड़ना किसका काम है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का। कोई बीमारी याद आई डिस्ट्रॉफी का नाम सुन के? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कौन सी डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्या याद आया कि जेनेटिक डिसऑर्डर है? पलटो जरा एनसीईआरटी अबाउट डिसऑर्डर पे। डिसऑर्डर पे देखो क्या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में लिखा है जेनेटिक डिसऑर्डर है? याद आ गया? अब फिर वापस से ध्यान से सुनेंगे। क्या डिस्ट्रॉफिन का नाम सुन के जेनेटिक्स में कुछ याद आता है? डिस्ट्रॉफिन कोडिंग जीन। डिस्ट्रॉफिन कोडिंग जीन सबसे बड़ा जीन होता है, नहीं पढ़ा? सबसे बड़ा जीन कौन है, डिस्ट्रॉफिन कोडिंग जीन सबसे बड़ा जीन होता है। तो ये डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन कहां मौजूद होती है, मसल में। और डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का काम क्या है कि इसने मायोफाइब्रिल को किसके साथ जोड़ा, सार्कोलेमा के साथ जोड़ देती है। तो यहां पर अब क्या मौजूद है, मसल फाइब्रिल या मायोफाइब्रिल पाए जा रहे हैं। तो आप देखें हमने पहले पूरी मसल के बारे में बात की, फिर अब हम एक सेल पे आ गए कि भाई सेल में क्या क्या चीजें हैं। अब हम बात करेंगे
कि इसके अंदर जो मसल फाइब्रिल है, अब इस फाइब्रिल के अंदर क्या चीज मौजूद होती है। अब आप देखिए एनसीईआरटी ने अगले वाले पेज पर सार्कोमियर के ऊपर लाइट और डार्क वाला डायग्राम दिखाया है। वो जो लाइट और डार्क वाला डायग्राम आपको दिखाया है, इस वाले डायग्राम में देखो ये जो आपको दिखाया है ना, ये है एक्चुअली एक आपका मायोफाइब्रिल। ये क्या है? मायोफाइब्रिल है। तो यहां जो मायोफाइब्रिल है ये आपको दिखाया गया है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे बाद में। पहले इसमें से जहां जहां दिक्कत हो वो बताओ, कहीं दिमाग में कोई भी प्रश्न आता हो। मायोफाइब्रिल ऑर्गेनल नहीं है। मायोफाइब्रिल में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज होती है। इनके अरेंज होने की वजह से फाइब्रिल बनते हैं। तो मायोफाइब्रिल को हम सेल ऑर्गेनल नहीं मानते। हाँ, सेल के अंदर का पार्ट। फंक्शनल होगा यहां पे सार्कोमियर, इसीलिए यहां पे अलग अलग होती है। इसलिए याद रखना है कि अगर आपको पूरी एनाटॉमी देखनी है तो वो आपको सबसे छोटा जहां दिखेगा वो मसल फाइबर है। ठीक। कैल्शियम का एक बार फिर से देखिए बेटा, आपने कहा कि मसल कॉन्ट्रेक्शन में कैल्शियम इज रिक्वायर्ड। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब कैल्शियम बाहर आएगा, देन ऑब्वियसली कैल्शियम इज मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, सो द ट्रांसपोर्ट शुड बी पैसिव। वहीं जब मसल रिलैक्सेशन के टाइम पर ये कैल्शियम अंदर जाएगा, देन इट इज मूविंग फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, देन ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट शुड बी एक्टिव। तो यहां पे जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसा रहेगा? एक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप काम आते हैं, जबकि पैसिव में काम आते हैं चैनल्स। क्लियर? अब कल बात कर लेंगे इसके बारे में जब सार्कोमियर देखेंगे तब। चलो आज के लिए इतना, और बात करना थोड़ा सा कर दो बंद, इससे पहले कि मुझे वापस से चिल्लाना पड़े।